स्वामी विवेकानंद की जयंती भी और इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। तो आज इस अवसर पर हमारे साथ एक ऐसे युवा मौजूद हैं जिन्हें साल 2021 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हासिल हुआ है। मैं बात कर रही हूं हिमांशु वाजपेयी जी की, जो इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनकी किताब किस्सा किस्सा लखनऊआ की जबरदस्त चर्चा है। तो सबसे पहले हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे प्रोग्राम में और बहुत सारी बधाइयां आपको इस पुरस्कार की भी। लेकिन अब क्योंकि यूथ डे भी है, तो सबसे पहले तो इस पुरस्कार के आपके लिए क्या मायने हैं और एक लेखक के तौर पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी अब महसूस होती है? बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल आज युवा दिवस है। पुरस्कार के मायने तो ये हैं कि जब पुरस्कार मिल जाता है तब आपको थोड़ा संजीदा होना पड़ता है। पहले जितना थे आप उससे और थोड़ा सा ज्यादा। और दूसरी चीज ये है कि शायद लोग भी आपके बारे में थोड़ा संजीदा हो जाते हैं और ज्यादा जितना वो पहले थे। तो मुझे यही लगता है जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है हिमांशु। मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और अचानक आपके ट्विटर प्रोफाइल पर मेरी नज़र पड़ी। और मैं अक्सर जब भी अपने किसी गेस्ट के साथ में इंटरव्यू कर रही होती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं उनके बारे में ऐसी कौन सी बात कहूँ जो उनको सबसे बेहतर तरीके से जनता से रूबरू करवा सके। और आपके बारे में आपका ट्विटर बायो ये कहता है, बगावत का आलमदार हूँ, महसार बा दामन हूँ, फरिश्तों ने जिसे सजदे किए हैं मैं वो इंसान हूँ। अब फरिश्ते क्या, आपको तो पूरी साहित्य की दुनिया सजदा कर रही है इस वक्त। नहीं, ये मजाज लखनवी जो हमारे बहुत पसंदीदा शायर हैं उनका शेर है। बगावत का अलम बरदार हूँ, महशर बददामा हूँ, फरिश्तों ने जिसे सजदे किए हैं मैं वो इंसान हूँ। तो मजाज ने ये कहा था। मजाज बहुत फेवरेट शायर हैं, उनकी दास्तान भी सुनाते हैं। उनका एक शेर मैंने अपने बायो में रखा था। और साहित्य की दुनिया तो मुझे लगता है सजदा तो क्या, लेकिन हाँ थोड़ा स्वागत किया गया है तो वो अच्छा लग रहा है। और वो जिम्मेदारी, मैंने आपसे कहा ना कि वो जिम्मेदारी ज्यादा महसूस हो रही है कि हाँ वो किसी तरह से वो नहीं, किसी का शेर है कि वो अपने खून से लिखने लगा है खत मुझे, अब इस मजाक को संजीदगी से लेना है। तो वो वाली बात है जी। अच्छा, मैं आपके बारे में जब देख रही थी, हालांकि आपने तो मजाज साहब का भी जिक्र कर दिया, लखनऊ तो आपकी रगों में बसा हुआ है। किताब भी किस्सा किस्सा लखनऊ आई गई है और पुरस्कार उसने हासिल किया है। लेकिन जिन लोगों को आपकी किताब के बारे में नहीं पता है, किस्सों की तो भरमार, लेकिन इसमें एक किस्सा लखनऊ के मुल्ला साहब का भी है। मैं चाहूंगी जरा संक्षेप में ही सही, लेकिन ये किस्सा जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी, तो आनंद नारायण मुल्ला जो कि बहुत मशहूर वकील भी थे, बाद में जज भी हुए, तो जो किताब में किस्सा है वो उनसे जुड़ा हुआ है कि मुल्ला साहब उर्दू के बहुत बड़े शायर थे और लेकिन वो हाई स्कूल में उर्दू के पर्चे में फेल हो गए थे, क्योंकि जो सवाल पूछे गए थे उसके जवाब में उन्होंने उस सवाल से ही इख्तिलाफ यानी मतभेद जता दिया था कि भाई ये सवाल जो है ये सही नहीं पूछा गया। तो वो फेल हो गए थे। तो बड़ी चर्चा हुई कि भाई ये चूंकि उनके वालिद भी बहुत बड़े आदमी थे, जगत नारायण मुल्ला, तो ये हुआ कि भाई मुल्ला साहब का बेटा जो है उर्दू में फेल हो गया। तो एक तो बात ये थी, उनके बचपन का एक किस्सा था। और दूसरा किस्सा उसमें उनकी जब वो बिल्कुल मतलब यानी जब उन्होंने चुनाव लड़ा है लखनऊ से लोकसभा का 1967 में, तब उनके चुनाव का किस्सा है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और चुनाव फिर से यूपी में जो है वो चुनाव का मौसम है। तो मुल्ला जी ने वीआर मोहन, जो कि मोहन मीकिंस के रूहे रवा थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और उनको हरा दिया निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए। और जबरदस्त तरीके से चुनाव हुआ। तो वो सारे लोग जो कि चुनाव में, जो चुनावी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं लेकिन पार्टी से नहीं निर्दलीय के तौर पे आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो वो दो किस्से उनके शामिल हैं। और आखिर में उनका एक शेर है कि बहुत उनका मशहूर शेर है कि ताबे नाकामी नहीं तो आरजू करता है क्या। अगर आप में नाकाम होने की सामर्थ्य नहीं है तो फिर आरजू नहीं करनी चाहिए आपको। ताबे नाकामी नहीं तो आरजू करता है क्या, आरजू है मौज के साहिल से टकराने का नाम। तो ये आनंद नारायण मुल्ला है जी। क्या बात है। और इसीलिए आपकी किताब का जिक्र जो है वो हर किसी की जुबान पर भी है। अब देखिए, चुनावों का जिक्र तो आपने खुद ही कर दिया और उत्तर प्रदेश में तो सियासी किस तरह से गर्म है, नेता इधर से उधर जा रहे हैं, अलग तरह की भागम भाग वहां पर मची हुई है। ओपिनियन का हमारा शो है, आपका ओपिनियन भी जानना चाहेंगे, किस दल के पक्ष में लहर जाती हुई दिखाई दे रही है आपको?
मैं तो मैं ये तो नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो नहीं बताना चाहिए। लेकिन मैं नहीं, एक बात ओपिनियन जरूर में आप कहूंगा खुलकर ओपिनियन दे कि सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि जो भी दल पब्लिक से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको सही तौर पे उठाकर पब्लिक के बीच पहुंचेगा, वो फायदे में रहेगा और उसी को फायदे में रहना चाहिए। तो मैं भी अपना वोट किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसे प्रत्याशी को ही दूंगा जो मुझे लगता है कि जो जनता से जुड़े सीधे मुद्दे हैं उन पर बात करेगा। बिल्कुल। चलिए, ये तो आपने नहीं बताया कि किस दल की तरफ जो है हवा बहती हुई आपको दिखाई दे रही है, लेकिन लखनऊ जिस तरह से आपकी रगों में रचा बसा है, किताब में लखनऊ के किस्से हैं, कोई सियासी किस्सा याद पड़ता है ऐसा जो दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे अभी? जी, तो मुझे ये बताएं कि किस मौजू से जुड़ा किस्सा मैं सुनाऊं, जो आपको, जो आप कहें मैं उस विषय सियासत से से जुड़ा जुड़ा किस्सा कोई सुना दूं। किस्सा? जी, सियासत का माहौल है, सियासत से जुड़ा कोई किस्सा सुना दीजिए। सियासत से जुड़ा किस्सा तो यही है जो मैंने मुल्ला जी का सुना है कि वी.आर. मोहन चुनाव लड़ रहे थे और मुल्ला जी जब उनके खिलाफ आए मैदान में तो लोगों को लगा कि भाई वी.आर. मोहन तो इतने बड़े आदमी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और ये मुल्ला जी तो शायर हैं और जज हैं रिटायर्ड, और कैसे ये चुनाव जीतेंगे। लेकिन वो मुल्ला जी ने जो तकरीरें की और जिस तरह से वो चुनाव लड़ा, वो जीते। तो आखिर को ये भी पता चला कि लोकतंत्र इसी का नाम है कि एक जो बिल्कुल नया कैंडिडेट है वो भी चुनाव जीत सकता है अगर वो जनता तक पहुंचे। तो एक बात तो ये है। दूसरा किस्सा लखनऊ में ही ये जो म्युनिसिपल के इलेक्शन होते थे, इसमें हकीम शमसुद्दीन का है, और लखनऊ में एक बहुत मशहूर तवायफ थी, उनका नाम था दिलरुबा, उनसे जुड़ा हुआ है। तो वो भी एक किस्सा बड़ा दिलचस्प है। कुल मिलाकर ये जितने भी किस्से हैं ये यही बताते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ कोई भी प्रत्याशी जो है वो यकीनी तौर पर ये नहीं कह सकता कि हाँ ये लोकतंत्र जो है ये उसके कब्जे में आ गया है। यानी यहाँ सबको अपनी किस्मत आजमानी होती है और पब्लिक ही जो है वो आखिर में ये तय करती है कि ये जो कामयाबी का ताज है ये किसके सर जाएगा। जी, क्या बात है, ये जो पब्लिक है सब जानती है। अच्छा हिमांशु, आपके बारे में पढ़ रही थी मैं तो, बतौर जर्नलिस्ट आप काम कर चुके हैं, आपकी पहचान दास्तान गो के रूप में भी ज़्यादा है। लेखक के तौर पर देखिए, आप साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार आपने हासिल किया, सेक्रेड गेम्स जैसी वेब सीरीज में भी आप काम कर चुके हैं। लेकिन इन सभी भूमिकाओं में से आपके दिल के सबसे करीब कौन सी भूमिका है? सवाल फिर से एक बार पूछ लीजिए, मुझे आधा ही सुनाई दिया। जी हिमांशु, मैं कह रही थी कि आपके अभी तक के करियर में आप जर्नलिस्ट भी रहे हैं, दास्तान गो के रूप में काम कर चुके हैं, सेक्रेड गेम जैसी वेब सीरीज में भी आपने काम किया, लेकिन इन सब के बीच सबसे करीब जो भूमिका है आपके दिल के करीब, वो कौन सी है? सबसे करीब जो भूमिका है वो लखनऊ के किस्से सुनाने वाले शख्स की भूमिका है। यानी अपने शहर की जब हम बात करते हैं तो वो भूमिका मेरे सबसे करीब है, क्योंकि मैं वो काम जिंदगी भर कर सकता हूं और अपने शहर की बात करते हुए एक उम्र गुजार सकता हूं। तो वो मुझे सबसे पसंद है वो भूमिका, और मैं वही भूमिका जीना चाहता हूं प्राइमरी तौर पर। क्या बात है। अच्छा, बतौर लेखक पत्रकार आज की तारीख में आप क्या महसूस करते हैं जब आप जनता के बीच होते हैं, उनकी नब्ज को किस तरह से महसूस करते हैं? क्योंकि राजनीति में जो हम देख रहे हैं, चुनाव आते आते विकास के मुद्दे कहीं हाशिए पर चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक बार फिर धर्म और जाति के इर्द गिर्द ही जो है परिस्थितियां खड़ी होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन आज के युवा के लिए आपको लगता है कि माहौल या उसका मिजाज बदल रहा है और वो इन मुद्दों पर वोट नहीं करता है? नहीं, मुझे बहुत मायूसी से ये कहना पड़ता है कि जो आप बात कह रही हैं वो सच बात है कि ये मुद्दे होते हैं, ये जितने हमारे असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, करप्शन है, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन वोट के मुद्दे पता नहीं क्यों आखिरी वक्त में ये नहीं बन पाते, या चुनावी मुद्दे यानी जिन्हें हम कहते हैं जिन पर वोट पड़ता है, तो उस तरह के मुद्दों में तब्दील नहीं हो पाते, और यही सबसे बड़ी कमी हमें नजर आती है। और मुझे ये लगता है कि आवाम की तो एक बात है, उसे इन चीजों पर चेतना होनी चाहिए, लेकिन जो पार्टियां हैं, मतलब चुनाव लड़ने और चुनाव के वक्त
के पास जाते वक्त ये कहते हैं वो कि हाँ भाई इन मुद्दों पर वोट देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कांस्टेंट एक कोशिश होनी चाहिए पार्टीज की तरफ से आवाम को, पब्लिक को, जनता को ये समझाने की कि भाई असल मुद्दे क्या हैं। लेकिन फिर ये भी एक बात है कि अगर वो इन मुद्दों पर अगर वो चेतना फैलाएंगे तो शायद उनमें से बहुत सारी पार्टियां जो हैं उनके अपने वोट में वोट उनका अपना घट जाएगा, इसलिए भी शायद वो ये नहीं करते हैं। लेकिन ये बात सच है आपकी कि ये सारे मुद्दे पब्लिक समझती है कि ये जरूरी मुद्दे हैं और इन पर ही वोट पड़ने चाहिए, लेकिन नहीं पड़ते लोग। धर्म के नाम पर वोट दे देते हैं, कई बार कास्ट के नाम पर दे देते हैं, और धर्म और कास्ट के नाम पर इस तरह से दे देते हैं कि वो ये सारे असल मुद्दे भूल जाते हैं कि अंततः हमें एक ऐसा समाज चाहिए जिसमें कि चलिए आई एम श्योर कि बेरोजगारी ना हो, जिसमें कि महंगाई ना हो, जिसमें कि तमाम वो जो बुराइयां विसंगतियां हैं वो ना हो, जो पहले वाले समाजों में आपकी बात को सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं जी, कम से कम युवा भी ध्यान से सुन रहे हैं। और ये आखिरी सवाल जो मैं जरूर चाहूंगी कि जिसका आप जवाब दें, वो सारे युवा जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेखन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नाम बनाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनके लिए कोई भी टिप्स जो आज आप देना चाहें या शेयर करना चाहें? मेरी तरफ से एक ही टिप है, अगर वो लिखने में कोई इंसान या लिखने या परफॉर्मेंस में आना चाहते हैं तो एक बात तो ये है कि खूब सारा पढ़ना चाहिए। मतलब पढ़ने को बिल्कुल बुनियादी चीज मानना चाहिए, दीवानावार पढ़ना चाहिए, और जब बहुत सारा पढ़ना चाहिए तो बहुत थोड़ा सा लिखना चाहिए। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो चलती रहनी चाहिए, यानी कि खूब सारा पढ़ें और उसके बाद थोड़ा सा लिखें। तो जब आप बहुत सारा पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा लिखते रहेंगे तो आप एक तरीके से पढ़ना भी आपसे सध जाएगा और उसके बाद लिखना भी सध जाएगा। जैसे हम लोग उस्ताद कहते थे रवां होना, तो रवां हो जाएंगे पढ़ने में भी और फिर उसके बाद लिखने में भी। मेरी तरफ से यही टिप है, ये बुनियादी चीज है, ये हर इंसान आपसे कहेगा। और हम सब मुसाफिर हैं एक ही राह के, कोई थोड़ा आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, हम सब हमसफर हैं, साथ साथ चल रहे हैं ये सब। जी चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी हिमांशु आप इसी तरह से लिखते रहें और आपकी एक से बढ़कर एक रचनाएं हमें पढ़ने के लिए मिलें और जो समाज को भी एक नई दिशा दे। तो बस इस बातचीत का अंत में चाहूंगी आप ही अपने किसी भी पसंदीदा शेर के साथ कर दें। लखनऊ की नजाकत, नफासत और लफ्ज तो दुनिया भर में मशहूर है। तो लखनऊ के एक शायर थे इरफान सिद्दीकी, उनका एक शेर है कि रेत पर थक के गिरा हूं तो हवा पूछती है, रेत पर थक के गिरा हूं तो हवा पूछती है, आप इस दश्त में क्यों आए थे वहशत के बगैर। तो कोई भी काम हम करें उसके लिए वहशत जरूरी है, एक दीवानगी जरूरी है, क्योंकि बिना दीवानगी के आप सहरा का, आप रेगिस्तान का सफर तय नहीं कर सकते। और दुनिया जो है वो एक रेगिस्तान है जिसके बीचों बीच आपको अपनी राह बनानी है, जिसे सर करना है। तो इसके लिए एक ही वसीला है कि आप में वहशत, दीवानगी हो, वो किसी भी चीज की हो सकती है। शुक्रिया। क्या बात, आपका जुनून तो देखिए रंग लाया और आई एम श्योर कि जितने लोग इस वक्त इस बातचीत को देख रहे हैं उनके जीवन में भी जो जुनून हो उसके लिए वो आगे बढ़े। आई थिंक आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर यही सबसे बड़ा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन खबरें लगातार आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।